नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वीकेंड पर वंदे वंदे भारत। मैं हूं आशी गुलाटी गुम्बर और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कि कैसे जो राज्य हैं उनसे जुड़ी तमाम खबरें करेंगे आपके साथ साझा इसी मंच से। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले कि जो गर्मी है वो कैसे सितम ढा रही है। 40 डिग्री तापमान है और सड़कें इस वक्त सुनसान है। वजह क्यों है और कैसे जो ये हीट वेव है ये मुश्किल पैदा कर रहा है, इस पर करेंगे विस्तार के साथ बातचीत और कैसे इस मुश्किल का समाधान खोजा जा रहा है। फिर आपको बताएंगे और लिए चलेंगे कर्नाटक, जहां पर नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वहां पर जो सरकारी खजाना है वो खाली है और सरकार दिवालिया होने की कगार पर है, राज्य सरकार। वजह क्या है, इस पर करेंगे विस्तार के साथ बातचीत। फिर आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहां की एक बहुत ही नई विकासात्मक तस्वीर सामने आ रही है, जो कैसे विकास की तरफ कर रही है इशारा, इस पर भी करेंगे हम विस्तार के साथ बातचीत। तो आइए सीधे शुरू करते हैं हम वंदे भारत का और आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ, लेकिन वहां पर अब गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और राजधानी की अगर बात की जाए देहरादून की, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और ऐसे में सरकार उचित कदम उठा रही है और हीट वेव को लेकर भी एसओपी जारी कर दी गई। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। देहरादून की सड़कों पर भीषण गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग चेहरे ढककर और छाती का सहारा लेकर घरों से निकल रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। हालांकि 23 मई को कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में कमी आ सकती है। अभी जैसे बारिश की संभावना बन रही है, खासतौर से ऊपर के जो हमारे पहाड़ी जनपद है वहाँ पे अगले 24 घंटे के लिए भी हमने बारिश कहीं कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 22-23 तारीख में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। शहर में गन्ने के जूस और नींबू पानी की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। गर्मी दूर करने के लिए हम नींबू का शरबत और ये इसका सहारा ले रहे हैं और बच्चों को भी इसको पिला रहे हैं, ताकि उनके भी सेहत को इस गर्मी का दुष्प्रभाव ना पड़े। गर्मी के कारण बाजारों में भीड़ कम होने से व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारी भी सेल इतनी नहीं है गर्मी के कारण। गर्मी धूप बहुत तेज है, पब्लिक घर नहीं निकल रही। जिनको काम है वही अपना घर से निकलता है, वरना तो कौन दिखाई दे रहा। सड़कों पे भी देखिए आप, सन्नाटा है। संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष बनाए जा रहे हैं, जहां कूलिंग सिस्टम, आइस पैक और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मजदूरों को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। जिला प्रशासन ने आपदा परिचालन केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ओआरएस और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है। तो लगातार जो गर्मी है वो मुश्किलें बढ़ा रही है और ऐसे में हीट वेव को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, वजह यह है कि तपिश का आतंक है। अब इसके लिए कैसे जो सरकार है वो काम कर रही है, तो अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए हैं यहाँ पर और इसीलिए जो लू प्रभावित वार्ड्स हैं वहाँ पर, यानी कि किसी भी अस्पताल में वहाँ पर डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए गए हैं जो कि लू से प्रभावित जो मरीज हैं उनका ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है और साथ ही साथ आशा वर्कर्स हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि जो हीट स्ट्रोक से अगर कोई प्रभावित मरीज वहां आता है तो उसे उचित उपचार दिया जाए। सभी अस्पतालों के साथ साथ जो एम्बुलेंसेज हैं वहां पर भी ओआरएस के पैकेट और आइस पैक्स की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं सीधा देहरादून उत्तराखंड से। सीधा उनका रुख करते हैं। हम लगातार ये मान रहे हैं कि रेणु कि कैसे जब गर्मी सितम ढाती है तो हीट वेव का जुल्म भी बढ़ जाता है। अब ऐसे में राज्य सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है हीट वेव से निपटने के लिए?
जी, बिल्कुल देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देहरादून ज़िला है, नैनीताल ज़िला है और उधमसिंह नगर ज़िला है जो मैदानी ज़िले में आते हैं, और यहाँ पे लगातार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस समय हम देख रहे हैं कि 40 तक भी पारा उसके पार भी पहुँच रहा है। तो ऐसे में जो राज्य सरकार है उसने तैयारियाँ पूरी की हैं। सभी ज़िलों में जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए तैयारियाँ पूरी की गई हैं और दवाइयों का इंतज़ाम किया गया है, ओआरएस के पैकेट रखे गए हैं। इसके अलावा अभी अगर हम मौसम की बात करते हैं तो पिछले दिन कुछ जिलों में, जो पर्वतीय जिले हैं, वहाँ पे बारिश देखी गई थी, जिसके कारण तापमान में थोड़ा कमी आई है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें तो फिर से एक बार मौसम बदला हुआ सा नजर आ रहा है। हालांकि बादल छाए हुए हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो गर्म है और पारा यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास है। और अगर हम राज्य सरकार की तैयारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें, तो सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचने के लिए अलग से कक्ष निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई मरीज वहाँ पे आ रहे हैं जिन्हें गर्मी से कोई परेशानी हो रही है तो उनके लिए ओआरएस के पैकेट हैं, उनके लिए तमाम दवाइयाँ वहाँ पे रखी गई हैं। राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं, क्योंकि इस समय अगर हम देखते हैं तो चारधाम यात्रा का सीजन यहाँ पे चल रहा है। दूर दूर से जो लोग हैं वो पर्यटन स्थलों पे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि उनको कोई परेशानी होती है तो उनके लिए अस्पतालों में निर्धारित तरीके से तमाम सुविधाएं प्रशासन ने दे रखी हैं। यदि गर्मी से कोई परेशानी होती है तो अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार नजर भी रखी जा रही है। और वहीं रेनू, जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित जो मरीज है उसका उपचार अलग तरीके से किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। यदि कोई भी मरीज है जो गर्मी के कारण प्रभावित हुआ है, उसकी तबीयत खराब हुई है, तो उसको अस्पताल में जब लाया जाता है और घर घर भी जब आशा वर्कर्स जाती हैं तो घर घर गांव में जाकर वो ओआरएस के पैकेट दे रही हैं और कैसे जब गर्मी में यदि वो निकलते हैं तो अपने सर को ढककर निकले, पानी खूब पिए। इस तरीके से भी गांव गांव में जाकर, जो मैदानी जिले हैं वहां पे जाकर आशा वर्कर्स के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्हें बताया जा रहा है कि जब आप गर्मी से निकलते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। साथ ही ओआरएस के पैकेट उनको दिए जा रहे हैं, ग्लूकोज पीने की उनको सलाह दी जा रही है और समय समय पे आप पानी पिए, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। तो आशा वर्कर्स जो है तमाम तरीके से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यदि कोई मरीज आ रहा है तो उन्हें भी पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य की देखरेख कर रहे हैं। और जो आपदा परिचालन केंद्र है, बहुत संक्षिप्त में रेनू, वो किस तरह से काम कर रहा है ताकि इस हीट वेव की समस्या से हर स्तर पर मिशन मोड से निपटा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए आपदा परिचालन केंद्र ने भी अपनी तैयारियां पूरी रख रखी हैं। और अगर हम बात करते हैं पर्वतीय जिलों की, जहाँ पे इस तरह की यदि कोई पर्यटक आता है, वहाँ पे यदि कोई संभावना देखी जाती है तो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल हम उनको कह सकते हैं, वो जगह जगह पे बनाए गए हैं। कुछ भी परेशानी होती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती है, पैरामेडिकल्स की तैनाती है, जो वहाँ पे जो अन्य राज्यों से आए हुए पर्यटक हैं, यात्री हैं, उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे तमाम जी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपदा परिचालन केंद्र भी अपनी तैयारियां पूर्ण किए हुए हैं। बिल्कुल रेनू, आप अब भी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में इस वक्त आग बरस रही है और हीट वेव को लेकर जिस तरह से एसओपी जारी की गई है, लगातार सरकार उसके लिए मिशन मोड में काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर उत्तराखंड में सरकार अपने जो लोग हैं उनके लिए काम करे, लेकिन कर्नाटक में कुछ ऐसा नहीं है। आइए बताते हैं आखिर क्यों। तो कर्नाटक में जो सिद्धरामैया सरकार है, वो सत्ता में आए हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। इसी मौके पर तुमकुरू में कांग्रेस ने साधना समावेश का आयोजन किया था। लेकिन ये जो समावेश है अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गया। सरकार के साधना समावेश के खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर हमला बोला। इन 3 सालों में सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ किन किन घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो भी हम आपको इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 3 साल पूरे हो चुके हैं। विपक्ष की लगातार आलोचना, गारंटियों की वजह से राज्य दिवालिया होने के आरोपों के बीच कांग्रेस ने कल्पतरु नाडु तुमकुरू में भव्य साधना समावेश का आयोजन किया। तुमकुरू के जूनियर कॉलेज मैदान में सरकार का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परिवारों को सरकार ने भू गारंटी के तहत हक पत्र वितरित किए। इसी के साथ सरकार ने गिनीज रिकॉर्ड बनाने का भी दावा किया। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी तो दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के साधना समावेश पर तीखा हमला बोला। ये करप्ट कांग्रेस सरकार के विरोध में हम रास्ते पे उतरेंगे। इस सरकार को हटाने में जो भी कार्यक्रम करना होगा हम करेंगे। वहीं भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने भी कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसों से भव्य समावेश कर रही है
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास नहीं, सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की आत्महत्या के मामलों में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है। ऐसे में सरकार किस उपलब्धि का जश्न मना रही है? हाँ, गवर्नमेंट पैसा से, आम आदमी जनता का पैसा से मजबूत जबरदस्त समावेश हो रहा है। कब तक सीएम कुर्सी में रहेंगे सीएम सिद्धरामैया जी को मालूम नहीं। फार्मर सुसाइड। हम देश में किसान आत्महत्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। पूरे भारत में किसान आत्महत्याएं कम हो रही हैं, लेकिन कर्नाटक में इनमें 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह समावेश किसानों की मौत पर सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आखिर भाजपा नेताओं के इन आरोपों के पीछे वजह क्या है? सिद्धरामैया 2.0 सरकार पर किन किन घोटालों और विवादों के आरोप लगे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। कर्नाटक सरकार पर घोटालों के आरोप हैं। मुख्यमंत्री पर ही मुडा घोटाले के आरोप के बाद सिद्धरामैया 14 साइट लौटाने पड़े। 187 करोड़ रुपए वाल्मीकि निगम घोटाले में कथित तौर पर अवैध ट्रांसफर के मुद्दे पर मंत्री पद से नागेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। राज्य ठेकेदार संघ ने 40% कमीशन का आरोप लगाया और राज्य सरकार को लोकायुक्त जांच के आदेश देने पड़े। वहीं आबकारी विभाग में 700 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप और अवैध शराब कारोबार का मुद्दे पर भाजपा राज्य सरकार को घेर रही है। उधर गृह लक्ष्मी योजना में 5000 करोड़ रुपए अनियमितताओं के आरोप सिद्धरामैया सरकार पर लगे हैं। 2024-25 के फरवरी और मार्च की किस्त जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक भूमि विकास निगम में 63 करोड़ रुपए के घोटाले के कारण राज्य सरकार की खूब फजीहत हुई है। जहां सरकार गारंटियों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राज्य को कर्ज के दलदल में धकेलने वाला कदम बता रहा है। राज्य सरकार भारी आर्थिक दबाव में है। 2023-24 में आय में 1.8% की वृद्धि, लेकिन खर्च में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में कर्नाटक सरकार का वित्तीय घाटा 65,522 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 85,030 करोड़ रुपए हो गया। आने वाले दिनों में जनता इन दावों और आरोपों का किस तरह जवाब देती है, इस पर पूरे राज्य की राजनीति की नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है उस पर लगातार हम कह सकते हैं दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आखिर क्यों, ये भी आपको समझाते हैं। तो कर्नाटक का जो वित्तीय घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें ये है कि जो आपकी इनकम है यानी आय है, उससे तेज रफ्तार से भी ज़्यादा सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। 2023-24 को ले लेते हैं, जहां खर्च में 12.5% की बढ़ोतरी हुई और आय की वृद्धि कितनी हुई, 1.8% तक इसे सीमित किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक सरकार है वो इस वक्त घाटे में चल रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता इस वक्त ज्योति जो है वो जुड़ रही है। सीधे ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति, वो कहते हैं ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, और कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त कर्नाटक सरकार के वित्तीय ढांचे का है। यस आंचल जी, जैसे आपने कहा आमदनी 98, वैसा ही हुआ है कर्नाटक सरकार की परिस्थिति। यहाँ पे जो 3 साल की जश्न वो मना रहे थे तुमकुर में, और उनको खुद को ही वो प्रेस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम गिनीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, लोगों को 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे हक पत्र दे चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे वहां पे वो जश्न मना रहे थे, यहाँ पे भाजपा की जो नायक है वो लोग सरकार के खिलाफ आक्रोश भरित आरोप भी किए। उन्होंने कहा कि सरकार किस मामले में, किस खुशी में 3 साल की जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में जो किसान की आत्महत्या की अगर हम जो इंसिडेंट देखें, उसमें राज्य हमारी कर्नाटक जो है सेकंड स्टेज में है। तो किस पुरुषार्थ के लिए आप लोग ये जश्न मना रहे हैं? जैसे हमने दिखाया सरकार के खिलाफ, सिद्धरामैया 2.0 सरकार के खिलाफ घोटालों की बहुत आरोप है। जैसे सिद्धरामैया की जो पहली सरकार थी उस वक्त इतना आरोप नहीं था, वो एक ट्रांसपेरेंसी से चल रहा था। लेकिन जैसे आपको भी पता है, जब से ये सिद्धरामैया सरकार की 2.0 सरकार आया है, उससे अब तक उनके बीच जो सत्ता की संघर्ष है, जो कुर्सी का संघर्ष है, आज तक भी चलते आ रहे हैं। तो किस पुरुषार्थ के लिए आप लोग कहते हैं कि जो गारंटी कहकर सरकार का ही खुद का प्रेज करते हैं, लेकिन जो खुद सरकार के जो विधायक है वो ही बहुत बार कह चुके हैं, इसी गारंटी की वजह से, जो पंच गारंटी है, जिसी गारंटी की वजह से हमारे जो अनुदान है उसमें कड़ित हुआ है, उसमें शॉर्टेज हुआ है। जो भी हम डेवलपमेंट का प्रोग्राम करने जाते हैं,
कि वहां पे गारंटी अटका जाता है। तो से खुद सरकार के जो मिनिस्टर्स है, जो विधायक है, वो ही खुद कह रहे हैं, हालांकि वो सीएम के या डीसीएम के खिलाफ नहीं कह सकते। जैसे वित्तीय घटा देखा हमने, कितने खर्च करते, जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, रेम्यूनरेशन से भी ज्यादा एक्सपेंसेस है। तो इन सब मामलों में चाहे वो इस बार तो सीएम सिद्धरामैया और उनके पत्नी के खिलाफ ही जो मुडा रिलेटेड है, जो घोटाला है, उनके खिलाफ ही जो आरोप हुआ था, तो उसी के बाद उन्होंने 14 साइट पे वापस किया। तो यही कहते हैं भाजपा, बहुत सारे ऐसे वाल्मीकि जो कॉर्पोरेशन में घोटाला हुआ था, उस वक्त जो मिनिस्टर थे नागेंद्र, वो भी इसी मामले में इस्तीफा दिया। और आबकारी का हो, एक्साइज का हो, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में वहां पे करप्शन हुआ है। तो इस मामले में हम देख सकते हैं किस जश्न के लिए, किस विचार के लिए सिद्धरामैया सरकार ये जश्न मना रहे हैं। ज्योति, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जश्न या प्रचार, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ही, लेकिन इस डेफिसिट को किस तरह से पूरा करने की योजना है राज्य सरकार की? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा बचाया जाता है वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो वहाँ के लोग हैं उनके विकास से जुड़े हुए कार्यों के लिए उसका उपयोग आना चाहिए। यस, डेफिनेटली, जैसे आपने कहा ना, जो पैसों की बैलेंस करने में कहीं ना कहीं सिद्धरामैया सरकार बहुत इम्बैलेंस हो चुका है। देखिए, अभी मैं और एक SC ST CP, वो उस फंड के जो वहां पे जो पैसा था, उसको भी ये सरकार ने ट्रांसफर किया है। इसी मामले को लेकर भाजपा का हमला करते आए हैं। वहां वो जो पैसा है कहाँ पे गया, ये बैलेंस का छोड़िए। और एक है गृहलक्ष्मी, उनका जो बहुत महत्वाकांक्षा योजना है, वहां पे जो पिछले साल मतलब 2025 में वो लोग जो 5,000 करोड़ तक पैसे ही नहीं दिए, 2 महीने का, जनवरी से लेकर मार्च तक ऐसे कुछ पैसे ही नहीं दिए। जो गारंटी कहते हैं, जो आप भरोसा देते, पैसे नहीं दे रहे। और जैसे आपने कहा, बैलेंस के मतलब वो ही है बैलेंस, और कुछ भी नहीं करते। कुछ ना कुछ जो डेली कमोडिटीज होते हैं उनका दाम बढ़ाना ही बैलेंस कर जाते हैं। जैसे आपको पता है मेट्रो का कितना दाम बढ़ चुका था, और डेली जो कमोडिटीज है, वो दूध हो या दही हो, सब जो डेली कमोडिटीज है उस पर ये लोग वहां पे दाम बढ़ाते हैं। तो इसी वजह से ना कोई दूसरे तरीके से या बैलेंस नहीं करे, जो वित्तीय घाट हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए ये लोग किसी ना किसी जो डेली कमोडिटीज है या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, बस का भी हो, फेयर बहुत बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ ये तो है आमदनी डेली कमोडिटीज का, लेकिन जहां तक मुझे समझ में है, यहाँ पे लालबाग है, जो लालबाग का एंट्रेंस फीस है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये डेली कमोडिटीज में, डेली व्यवहार में नहीं आता है। वहां के भी अभी आप कहीं ना कहीं हर सेक्शन में ऐसे ही दाम बढ़ाते गए। ऑब्वियसली सरकार को वो सीधी सी बात यहाँ पर ज्योति ये है कि इसका जो खामियाजा है उसे जनता की जेब को ही भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए वंदे भारत में। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बस्तर की विकास से भरपूर ओतप्रोत एक बहुत ही प्यारी तस्वीर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है वंदे भारत में। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वो अब एक अलग ही तस्वीर के साथ सामने है, जो विकास के साथ जुड़ी हुई है। आइए आपको बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का जो नेतनार गांव है, जो कभी नक्सली हिंसा और दहशत के लिए जाना जाता था, अब विकास की राह पर है। जहां कभी गोलियों की आवाज़ गूंजती थी, अब वहां स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीणों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। देखिए बस्तर से DD न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर सोमेश पटेल की यह खास रिपोर्ट। बस्तर के जगदलपुर ब्लॉक का नेतनार गांव कभी नक्सल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित था।
नक्सलियों ने यहाँ वन विभाग के दफ्तर समेत कई सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया था। ग्रामीणों के बीच भय का माहौल इतना गहरा था कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच बेहद सीमित हो गई थी। लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की विकास योजनाओं के चलते अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। गांव में सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं के साथ अब स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचने लगी हैं। नेतनार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों का नियमित इलाज किया जा रहा है। यहाँ लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयाँ और जांच की सुविधा मिल रही है। पहले इलाज के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव के पास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को राहत मिली है। स्थानीय चिकित्सक का कहना है कि पहले यह इलाका भय और असुरक्षा के कारण पीछे रह गया था, लेकिन अब धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वयवंदन कार्ड भी बना रहे हैं, और जो अगर उनको कुछ बुखार है तो उसका मलेरिया का टेस्ट हो रहा है, वीडियाल का टेस्ट हो रहा है। ये नेतानार ग्राम पंचायत, कोलावाड़ा ग्राम पंचायत और नागलसर ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत को लोग बाग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे आयुर्वेद का भी स्वास्थ्य शिविर है जिसमें सभी प्रकार का इलाज किया जा रहा है। ख़ास तौर से लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो हैं, आज की दिनचर्या की वजह से जो रोग हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं। शिविर कैंप में ये बेनिफिट है कि वो आते हैं पेशेंट, उनका बीपी मुफ्त होता है, शुगर मुफ्त होता है, उनको जो मेडिसिन चाहिए वो यहाँ से फ्री में अवेलेबल होता है। लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी सजग हो रहे हैं। उनको भी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां समझ आ रही है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश को स्वस्थ रख सकते हैं हम भी। सरकार का कहना है कि बस्तर में सुरक्षा के साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जिन इलाकों में कभी नक्सली प्रभाव ज्यादा था, वहां अब स्वास्थ्य, शिक्षा और जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नेतनार इसका एक बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है, जहां हिंसा की पहचान अब विकास और भरोसे में बदलती दिखाई दे रही है। बस्तर संभाग की नेतनार गांव की बदली तस्वीर यह दिखाती है कि सुरक्षा और विकास साथ साथ आगे बढ़ें तो सबसे कठिन इलाकों में भी बदलाव संभव है। जहां कभी नक्सलियों का डर लोगों की जिंदगी पर हावी था, वहां अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर पहुंच रही हैं। सुरक्षा कैंपों के आसपास इस तरह से स्वास्थ्य शिविर केंद्र खोल दिया गया है। और छत्तीसगढ़ जो पिछले कई समय से जो नक्सल समय से जूझता रहा, उस इलाके में विकास नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। तो जब नक्सली अपना विस्तार करते जा रहे थे, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि वो सिमट गए हैं। और क्या वजह रही? जो सुरक्षा की रणनीति अपनाई गई, उस सुरक्षा की रणनीति के तहत ये हुआ है। और विकास की योजनाओं में लगातार तेजी आई, जो लक्षित विकास की योजनाएं रहीं, और जो लोगों का भरोसा है वो वहाँ राज्य सरकार ने जीता। हमने देखा कि कैसे जो जिला रिजर्व ग्रुप है उसने गेम चेंजर भूमिका निभाई, और ये जो रणनीति है वो कारगर साबित हुई है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सोमेश, जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये इबारत लिखती है उस विकास की कहानी की जिसकी बहुत दरकार थी छत्तीसगढ़ के बस्तर को। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर संभाग का नेतनार गांव, जहां बम, बारूद और गोलियों की आवाज के नाम से नेतनार गांव को जाना जाता था, इस इलाके में सदियों तक नक्सलियों का खौफ था, नक्सलियों का दहशत था। शाम के बाद यहां से लोग घरों से निकलने से डरते थे। लेकिन नेतनार गांव की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आपने देखा होगा कि ये वही केंद्र है जहां पर 2010 में यहां पर फॉरेस्ट का दफ्तर हुआ करता था। नक्सलियों ने इसे बम से उड़ा दिया था, लेकिन अब उस दफ्तर में आपने देखा होगा स्वास्थ्य शिविर लग रहा है। आसपास के लोग वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर में तमाम तरह के यहां पर इलाज हो रहा है। बस्तर का वही क्षेत्र है कि जहां पर नेतनार गांव सबसे नक्सलियों का डेंजर जोन के रूप में जाना जाता था, यानी नक्सलियों का सबसे बड़ा खौफ इस इलाके में हुआ करता था।
लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद तस्वीरें पूरी तरह से बदल चुकी है। यहां पर सड़क पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की सुविधा है, यहां पर मोबाइल नेटवर्क यहां पर लग चुके हैं, लेकिन यहां पर आसपास के लोग अपना यहां पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नेतनार गांव पहुंचे थे और यहां पर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। सेवा केंद्र का मतलब यही है कि जो सीआरपीएफ केंद्र थे बस्तर में 170 सीआरपीएफ केंद्र थे, जिसमें से 70 सीआरपीएफ केंद्र में सेवा शिविर यहां पर लगाए गए हैं। इनका मकसद यही है कि यहां पर जो अनाज है इनको मिल सके, यहां पर से दवाइयां मिल सके। माने जो सीआरपीएफ कैंप को सेवा शिविर के नाम से यहां पर नाम दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेतनार गांव वही है कि जहां पर नक्सलियों की राजधानी होती थी, लेकिन इस इलाके में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और इसलिए जनता को उनकी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारी को हमसे रायपुर छत्तीसगढ़ से साझा करने के लिए। तो आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कुछ और राज्य से जुड़ी हुई विकास की खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।